नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या हैं इस बार के आम चुनाव के समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जहां 3 महीने पहले ही विधानसभा का चुनाव हुआ है और बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। तो चर्चा के इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है चुनावी हलचल मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनावों में ये साफ कर दिया कि अब यहां 2 दलों की राजनीति ही मोटे तौर पर कायम रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती सीटों पर समाजवादी पार्टी सपा और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा का जो असर था उसे भी जनता ने इस बार लगता है कि खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश की ये दोनों ही पार्टियां एक सीट को भी तरस गई। इतना ही नहीं, नई राजनीति की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी खाता तक नहीं खोल पाई। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्य संख्या लगातार बढ़ा रही है। तो वहीं नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। चर्चा तो यहां तक भी हो रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के चुनावी समीकरण पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। सबसे पहले बात जनसंख्या की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7.27 करोड़ है, जिनमें पुरुष 3.70 करोड़ और महिला 3.5 करोड़। तो ये जनसंख्या का आंकड़ा है। और साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय औसत दर जो 72.98 है, तो मध्य प्रदेश में ये कम है, 69.32 है, जिनमें पुरुष 78.73 और महिला 59.24% शिक्षित हैं। अब बात कर लेते हैं कुल मतदाता की। 5.64 करोड़, जिनमें पुरुष 2.84 करोड़ जनवरी 2024 के मुताबिक और महिला 2.73 करोड़ और थर्ड जेंडर 1237। ये जनवरी 2024 के चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। मुख्य राजनीतिक दल तो वही 2 ही हैं मुख्य तौर पर, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन कुछ छोटी पार्टियां हैं जो छोटे मोटे रोल प्ले कर सकती हैं, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश सीमा से लगी हुई जो इलाके हैं लगे हुए, जैसे कि वहाँ पर थोड़ा बहुत सपा का बसपा का वोट है, लेकिन मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस। सीधे जुड़ते हैं अपने आज के खास मेहमान जो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ साथ में मदन मोहन जेरा जी हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं हिंदुस्तान के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मदन मोहन जी और साथ में रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। मैं पहले रमेश शर्मा जी के पास चलता हूँ। रमेश शर्मा जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि अभी तीन महीने पहले ही, करीब 3 महीने पहले ये बम्पर रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आया है रमेश जी, अब जाकर के वहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है 370 का, एनडीए के लिए 400 पार का, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट को छोड़कर लगभग बाकी सारी सीटें जीत जाती हैं। इस बार शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम तो इस बार उस सीट को भी जीतने के लिए कोशिश करेंगे। क्या कुछ चल रहा है और मध्य प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के 370 वाले लक्ष्य में इस बार कैसा लग रहा है, क्या योगदान दे सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जैसा कि आपने खुद ही कहा है कि 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और भाजपा इस बार पूरी ताकत लगा करके वो जो 29वीं छिंदवाड़ा की सीट है उसको भी लेने के उसमें है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसमें खजुराहो की सीट कांग्रेस संभवतः समाजवादी पार्टी को देने वाली है और इसके साथ उनकी बसपा से जो बात चल रही है तो वो 2 में से कोई एक सीट बसपा को जा सकती है, या तो रीवा या भिंड, लेकिन अभी ये चर्चा में है। लेकिन खजुराहो सीट की ये घोषणा हो गई है। तो मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत जैसी स्थिति लग रही है। जिन 28 सीटों पर अभी भाजपा है, हालांकि उसमें से 4 सीट ऐसी हैं जैसे मंडला है, जबलपुर है, भिंड है, मुरैना है, वहां विधानसभा चुनाव के दौरान
यदि हम पूरे लोकसभा क्षेत्र को ध्यान में रखें तो थोड़ा सा कांग्रेस उसमें पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में थोड़ा लाभ में दिख रही है। लेकिन प्रांतीय चुनाव जब भी होते हैं उसके मुद्दे अलग होते हैं, लोकल सेल्फ के चुनाव अलग होते हैं और लोकसभा के चुनाव के अलग होते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से तो 2 कदम आगे दिख रही है। भाजपा अपनी 28 सीटों को तो बरकरार रखेगी ही, और 29वीं सीट भी अगर वो जीत ले छिंदवाड़ा तो मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इस बात की संभावना भी प्रबल है कि भाजपा छिंदवाड़ा में किसी ऐसे चेहरे को उतारे जो चेहरा कहीं ना कहीं भाजपा का एक शान का चेहरा रहे। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि इन दोनों, हालांकि कमलनाथ जी का खंडन आ गया है, लेकिन फिर भी जो चर्चाएं चली हैं और जिस तरीके से छिंदवाड़ा में कांग्रेस के 6 के 6 विधायकों ने बैठक से दूरी बनाई है जी, कमलनाथ जी भी ऑनलाइन जारी हुए, उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा और इसका लाभ भाजपा की संभावना मिल सकती है। मदन मोहन जयरा जी का रुख करता हूँ। मदन मोहन जयरा जी, जो चर्चा अभी जहां पर की रमेश जी ने छोड़ी वहीं से लेते हैं। छिंदवाड़ा की सीट, कमलनाथ जी की खूब चर्चा रही, बीजेपी में आ रहे हैं, नकुल नाथ जो उनके बेटे हैं वो भी आ रहे हैं, शायद वो छिंदवाड़ा से प्रत्याशी होंगे। लेकिन जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि अभी खंडन आ गया है, लेकिन चर्चा यहाँ तक भी है कि शायद कोई अलग पार्टी बना सकते हैं। ये बताइए कि क्या कैसी स्थिति छिंदवाड़ा के लिए बनेगी, क्योंकि छिंदवाड़ा पर सभी की नज़र कमलनाथ की वजह से है, कि क्या कुछ इक्वेशन बनेगा, क्या कुछ लगता है कि बीजेपी को वहाँ लड़ना पड़ेगा या बीजेपी को कोई ना कोई उन्हीं के परिवार से कैंडिडेट मिल जाएगा, नकुलनाथ जैसे लोग, या फिर वहाँ पर अलग पार्टी बना लेते हैं तो ट्रायंगुलर हो जाएगा? क्या लग रहा है मदन मोहन जयरा जी? देखिए, मुझे 2 बातें यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि क्या कमलनाथ बीजेपी में आएंगे नहीं आएंगे, ये चीज एक हमें स्पष्ट देखनी होगी कि अगर कमलनाथ बीजेपी में आते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें फायदा कमलनाथ का ज्यादा है। ये बातें कही जा रही थी कि वो अपने बेटे को वहां पर सेटल करना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी में आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ बीजेपी में आते हैं या नहीं आते हैं, इसमें कमलनाथ का फायदा ज्यादा है। बीजेपी का कोई बहुत बड़ा ऐसा फायदा होगा मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से पिछले, अगर हम 4 चुनाव की बात करें, 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनावों की बात करें, तो बीजेपी के वोट कांग्रेस से ज्यादा रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन दोनों चुनावों में बीजेपी ने किया है। पिछली बार बीजेपी की सरकार नहीं भी बन पाई तो इसके बाद भी बीजेपी के वोट परसेंटेज वहां पे ज्यादा थे। तो मुझे लगता है कि एक बीजेपी का पिछला प्रदर्शन को अगर हम देखें तो हमेशा 2 बार जब बीजेपी की मेजोरिटी वाली सरकार बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मध्य प्रदेश का उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे भी मुझे लगता है कि बीजेपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बीजेपी की एक जोरदार जो जमीनी स्तर पर रणनीति होती है वो है। बीजेपी ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अपने केंद्रीय नेताओं को प्रदेश में लगाया, जिस तरह से प्रदेश को नई लीडरशिप दी है, प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस तरीके से जन जन तक पहुंचाया गया है, और एक लाभार्थी सम्मेलन बीजेपी हमेशा करती है, हर स्टेट में करती है, मध्य प्रदेश में भी करती है। तो लाभार्थी को जो बोर्ड में बदलने की बीजेपी की रणनीति है, तो मुझे लगता है कि इन बातों का बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है। अब छिंदवाड़ा सीट पे ठीक है, कमलनाथ की पारिवारिक सीट है, वो ताकत लगाएंगे तो हो सकता है वो सीट को फिर से जीत लें। लेकिन अगर वो उनके बेटे अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो ये मान के चलो कि वो सीट भी बीजेपी के पास है, अपने आप ही आ जाएगी। या ट्रायंगुलर फाइट हो जाता है अगर अपनी पार्टी बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो 28 सीट की बात करें तो 28 सीट पे जैसे शर्मा जी ने भी कहा है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है, मुझे भी लगता है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है। अगर ये दल बदल होता है तो मुझे लगता है कि 29वीं सीट का फिर तो कोई फिर लगता है कि वो सीट भी आ सकती है। ठीक है, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, लेकिन उससे पहले जो अभी चर्चा हुई कि क्या कुछ रहा था लोकसभा चुनाव में, उससे संबंधित कुछ आंकड़ों को देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ आंकड़े रहे हैं दोनों इन प्रमुख पार्टियों के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं, ये हम सब जानते हैं। सामान्य की 19 सीटें हैं, आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा में से। और ज़रा नतीजों पर नज़र डालिए। 2019 के चुनावी नतीजे, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती थी और सिर्फ छिंदवाड़ा सीट जो कमलनाथ जी की है वो कांग्रेस को मिली थी। उसी की बात हम अभी कर भी रहे थे। वोट शेयर देख लीजिए, बीजेपी 58.53 बम्पर है, कांग्रेस 34.81 बड़ा अंतर है, और अदर्स 6.66, अन्य को 6.66%। ये देखिए, ये इलाका का है बघेलखंड, भोपाल, चंबल, महाकौशल, मालवा और निमाड़, जहां पर जितनी सीटें आई लोकसभा की वो डेटा आप देख रहे हैं। इसमें
क्षेत्रवार किस तरह के नतीजे आए थे। आप देखिए कि सारे के सारे नतीजे जो हैं वो बघेलखंड हो, भोपाल हो, चंबल हो, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 29 में से 28 उनकी थी ही। तो सिर्फ छिंदवाड़ा वाली सीट जो है वो कांग्रेस की थी। महाकौशल में वो आती है तो वहाँ वही वाली सीट छिंदवाड़ा वाली थी उनकी। बाकी मालवा में सारी की सारी सीटें 5, निमाड़ में 4 की 4 बीजेपी। और ये जो विधानसभा का ये ग्राफ आप देख रहे हैं, 230 सीटें हैं, 148 सामान्य, 35 आरक्षित एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। सीधे चलते हैं अपने दोनों ख़ास मेहमानों के पास। रमेश जी और मदन मोहन जैरा जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जो शिवराज सिंह चौहान ने, अब हम जानते हैं कि नया चेहरा आ चुके हैं, मोहन सिंह यादव हैं, या फिर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, हम जानते हैं कि उनके भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। तो ये जो कुछ नए चेहरे आगे आए हैं और शिवराज सिंह चौहान जैसे चेहरे जिन्होंने जो अब ये कह रहे हैं कि भाई हम एक दूसरी भूमिका निभाएंगे कि 29वां सीट भी जिताएंगे, इन सब का भी कुछ असर पड़ सकता है क्या रमेश जी? देखिए इन सब का असर अगर पड़ेगा तो ये भाजपा के हित में ही जाएगा। ये अगर आप देखेंगे पिछले 20 वर्षों से भाजपा हर राज्य में नया प्रयोग कर रही है, नए चेहरे को। आप याद करके देखिए 2002 या 1 की समय किसी को कल्पना थी कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या योगी राज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हरियाणा में जिस तरीके से नया चेहरा लाए, उत्तराखंड में नया चेहरा लाए, असम में नया चेहरा लाए, तो भाजपा ये नया प्रयोग कर रही है। और इसकी संभावना थी कि भाजपा कोई नया चेहरा लाएगी, तो मोहन यादव का चेहरा इस तरीके से आया। तो जहां तक शिवराज जी का है, शिवराज जी एक अच्छे जननेता हैं और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि उनको छिंदवाड़ा में उतार दिया जाए। तो आपको अगर याद होगा, छिंदवाड़ा में एक बार सुंदरलाल जी पटवा जो पूर्व मुख्यमंत्री को छिंदवाड़ा भेजा गया था और कमलनाथ चुनाव हार गए थे। एक बात जरूर मैं यहाँ पर कहूंगा, छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ जी ने नहीं बनाई है। छिंदवाड़ा सीट 1977 में जबकि छत्तीसगढ़ अलग नहीं था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के 40 सीट थी, तो 77 में केवल 1 सीट छिंदवाड़ा की कांग्रेस ने जीती थी, गार्गी शंकर मिश्रा थे। तो उस सुरक्षित सीट पर कांग्रेस ने कमलनाथ जी को दिल्ली से लाकर 1980 में लड़ाया और तब से वो सीट पर हैं और एक ही बार वो पटवा जी के सामने चुनाव हारे थे। तो बहुत संभव है कि भाजपा उस रणनीति को दोहरा करके शिवराज जी चौहान को छिंदवाड़ा भेज दे, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो मोटे तौर पर कमलनाथ जी, शिवराज जी की एनर्जी, मोहन यादव की एनर्जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की एनर्जी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही आपको लगता है कि ये फायदा ही पहुंचाएगी, है ना? ये फायदा पहुंचाएगी जी। मदन मोहन जयरा जी, अभी हमने जो ये वोट प्रतिशत का आंकड़ा देखा, आप देखिए कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी सीटें जीती है, वो जो बीजेपी का 50+ वाला फॉर्मूला है ना कि 50% से ज़्यादा वोट वाला, मुझे लगता है ज़्यादातर सीटें उसी में से हैं। तो फिर ये जो एक समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है इंडी के द्वारा, जिसमें कि कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी भी 1-2 सीट ले सकती है। रमेश जी बता रहे थे कि खजुराहो की चर्चा है कि वो समाजवादी पार्टी ले सकती है। देखिए वोट प्रतिशत का कितना अंतर है, लगभग 58.5% बीजेपी और करीब 34.81 ये आईएनसी, 1.5 गुने का अंतर है। ये जो अंतर है, आपको लगता है कि ये इस अंतर को पाट पाना कोई भी इस तरह का जो गठबंधन बन रहा है उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन का बहुत ज्यादा कोई असर होने वाला है या कोई असर ही होने वाला है, क्योंकि लगातार पिछले 4 चुनाव में, 2 विधानसभा चुनाव में, 2 लोकसभा चुनाव में हमें देख रहे हैं कि लड़ाई आमने सामने की है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और इवन यहाँ तक अगर हम देखें कि उसमें जो दूसरी पार्टियों का वोट है 1%, 1.5%, 2% से ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन चुनावों में जहां पर सारा फोकस बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, तो कोई तीसरे दल के लिए बहुत ज्यादा कोई महत्व रह जाता है। ठीक है, 1-8 सीट अगर वो बीएसपी या समाजवादी पार्टी को देते भी हैं, तो बहुत ज्यादा उसका असर होने की, खासकर लोकसभा चुनाव में, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इम्पैक्ट होगा। विधानसभा चुनाव में जरूर ऐसी उम्मीद थी कि कुछ सीटें शायद दूसरे दलों को मिले, लेकिन वो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देखा गया। तो लोकसभा चुनाव में हम क्यों उम्मीद करें, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव होता है वहां पर इसमें लीडरशिप का भी बहुत महत्व रहता है कि सीधे उम्मीदवार आजकल ये देखता है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, इस दल की तरफ से कौन है, इस दल की तरफ से कौन है। और विधानसभा चुनाव में पैटर्न थोड़ा सा दूसरा देखा गया है। लोकसभा चुनाव में सीधे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को देख के भी वोट दिया जाता है। तो खासकर मध्य प्रदेश में कोई असर इस गठबंधन का होगा मुझे नहीं लगता। जी, ठीक है।
अब आप दोनों के पास मैं लौटूं, उससे पहले ज़रा विधानसभा की तस्वीरें दिखा देता हूं कि विधानसभा का चुनाव जो रहा है उसमें क्या आंकड़े रहे हैं। देखते हैं साल 2023 का, अब से बस कुछ ही महीने पहले, 3 महीने पहले जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा रहा। 230 सीटें हैं, 148 सामान्य, आरक्षित SC के लिए 35, ST के लिए 47, ये हम आपको बता चुके हैं। इसमें से देखिए नतीजा 2023 का नतीजा 163 और 66 और 1, यानी कि बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। सिर्फ करीब 3 महीने पहले बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी है। वोट शेयर देख लीजिए, इस बार बीजेपी को 48.55% मिले हैं, INC को, कांग्रेस को 40.40 और अदर्स को, अन्य को 11.05। ये कांग्रेस का जो है वो 40% के आसपास वोट शेयर है, भारतीय जनता पार्टी का 49, यानी देखिए करीब करीब ये 8.5% के आसपास का अंतर दोनों पार्टियों में है। तो ये वोट शेयर आपने देख लिए, सीट देख लिए। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश जी के पास चलता हूँ। रमेश जी, इन दिनों कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि साल 2018 में जो हुआ था ना, जिसमें कि विधानसभा चुनाव कोई और पार्टी जीती और लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत किसी और को मिली, तो कांग्रेस वाले इसी चीज़ को क्वाइन करते हैं, उछालते हैं। आपको लगता है कि जो विधानसभा में बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ी, उसमें कोई सूरत बदल सकती है, या कांग्रेस जो ये क्वाइन कर रही है इसमें कोई दम हो सकता है क्या? देखिए, मोटे तौर पर राजनीतिक दल अपने अपने अनुसार प्रचार करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कुछ स्थिति बदलेगी इसकी संभावना बिल्कुल नहीं जी। मोटे तौर पर अगर हम जो आपने आंकड़े विधानसभा के बताए, इसमें मैं एक आंकड़ा और जोड़ना चाहता हूं दीजिए कि हाँ, जहां करीब 64,000 कुछ टोटल पोलिंग बूथ है मध्य प्रदेश में, जिसमें भाजपा को लगभग 54-55 हजार पर लीड मिली, 10,000 पोलिंग बूथ पर भाजपा को नुकसान हुआ। मेरा अनुमान है कि विधानसभा चुनाव में जिन 10,000 पर भाजपा को नुकसान हुआ, लोकसभा में उसमें से काफी कुछ कवर हो जाएंगे। आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का इधर चेहरा होगा, उधर कोई बड़ा चेहरा नहीं होगा, है ना? कोई चेहरा नहीं, तो उसमें भाजपा बिल्कुल इंप्रूव करेगी। और मुझे अगर पूरी 29 की 29 सीट भाजपा जीत ले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक और बात, बिल्कुल मदन जी ने बिल्कुल सही बात की कि इंडी गठबंधन का यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और संभावना जिस खजुराहो की सीट की हो रही है, अगर खजुराहो सीट छोड़ी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए, तो पिछली बार ये खजुराहो सीट जितने वोट से भाजपा ने जीती थी, भले ही उसमें 1 वोट की वृद्धि हो, लेकिन उसमें वृद्धि अवश्य होगी। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने जो वोट लिया है अभी विधानसभा चुनाव में, वो कांग्रेस के वोट में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भाजपा ने जो थर्ड वोट था उस वोट को लिया है। तो थर्ड फोर्स को जो वोट 11% गया है, यदि लोकसभा चुनाव में इस 11% में थोड़ा बहुत, चाहे भले ही 0.1% कम हो जाए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी 50+, अगर पिछली बार का 58 छू ले तो भी आश्चर्य नहीं, लेकिन 50+ वोट हर हालत में लेगी और वो 29 की 29 सीट जीत ले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। फिर तो वो बात हो जाती है कि अगर 50+% वोट ले लेती है तो फिर तो उधर कोई कितना भी गठबंधन बनाए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मदन मोहन जयरा जी, जो बात अभी हो रही है, अभी हमने देखा कि कांग्रेस ने वहां पर नेतृत्व परिवर्तन किया विधानसभा चुनाव के बाद। अब कमलनाथ जी के हाथ में नेतृत्व में जीतू पटवारी को आगे किया गया है। इन सब का कुछ असर कांग्रेस के नजरिए से अगर हम बात करें, कांग्रेस के फेवर में दिखता हुआ नजर आ रहा है क्या? मुझे लगता है कि सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन से बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। एक नेतृत्व परिवर्तन सिर्फ एक पॉइंट हो सकता है कि उससे अपनी पार्टी में अंदरूनी तौर पर, अभी जैसे पार्टी चुनाव से हारी है और तुरंत उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है कि पार्टी को जो नए सिरे से ऊर्जा की जरूरत थी, जो नए सिरे से तैयारी करने की जरूरत थी, उसमें शायद ये उनका नेतृत्व परिवर्तन काम आ जाए। लेकिन सिर्फ इतने भर परिवर्तन से पार्टी, अच्छा ये बताइए मदन जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जाने वाली है, उससे कुछ कांग्रेस की संभावना पर असर? भारत जोड़ो यात्रा से निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश और उत्साह तो आएगा, लेकिन वो जोश और उत्साह क्या
बाजी को बदल देगा? क्या जो बीजेपी की जो जमीनी स्तर पर तैयारियां हैं, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, उस काम के ऊपर वो भारी पड़ेगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ऐसे ही पहलू पर रमेश जी छोटा सा जवाब कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी वहाँ पर जाने वाली है और कांग्रेस जो है वहाँ पर अपने नेतृत्व को बदल चुकी है, जीतू पटवारी को आगे किया है, कुछ संभावना पर कुछ सकारात्मक असर? देखिए, निश्चित रूप से ये जो नेतृत्व परिवर्तन उन्होंने किया है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गिरावट थी उसमें थोड़ी रोक लगेगी। और राहुल गांधी जी की यात्रा से कांग्रेस का कार्यकर्ता चार्ज होगा, लेकिन वोटर पर कितना फर्क डालेगी ये अभी नहीं कहा जा सकता। बहुत मार्के की बात आपने कही है कि कार्यकर्ता तो थोड़ा सा चार्ज होगा, लेकिन वोटर पर कितना असर पड़ेगा ये नहीं पता। ठीक है, चलिए इसे रिमार्क के साथ बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी जुड़ने के लिए, और मदन मोहन जयरा जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। तो राजनीति में आज हमने बात की मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश के चुनावी समीकरण की। अगले दिन किसी और राज्य के चुनावी समीकरण पर बात करेंगे। फिलहाल इस पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबर और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।